गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 23rd एंड 24th ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे क्योंकि बिना बताए चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे और इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई आपको। एक्चुअली कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी और थोड़ा सा कुछ मेरे पर्सनल रीज़न भी थे। सो इसी वजह से 2 दिन लेक्चर नहीं पोस्ट किया जा सका। बट मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन क्वेश्चंस को हम कहीं ना कहीं ज़रूर एडजस्ट करेंगे और इसीलिए आज ये स्पेशल सेशन किया जा रहा है जिसमें हम पुराने 2 दिन के करंट अफेयर्स को यहाँ पे रिवाइज करेंगे और उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि 25th ऑफ अगस्त की वीडियो भी आज चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले आप ये वाला लेक्चर करिए और उसके बाद मेरे ख्याल से 2 घंटे के बाद आपको 25th ऑफ अगस्त की लेक्चर भी चैनल पे ही अपडेटेड मिलेगी, तो आप उसको भी वहाँ पे कवर कर सकते हैं और फिर आप वापस करंट अफेयर्स के सारे चीज़ों के साथ अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन में स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं क्योंकि 2 दिन के करंट अफेयर्स आज हम कर रहे हैं। इस वजह से कहीं पे भी मैं रुककर आपको पुराने करंट अफेयर्स को कनेक्ट नहीं करवाऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट होती है और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वापस एक बार हम लोग सारे करंट अफेयर्स को इस वीक में जब कवर कर लेंगे फिर मंडे से हम लोग अपने पुराने पैटर्न पे आ जाएंगे। फाइन, तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। सबसे पहले चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बात करेंगे। ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, आप सबने इसके बारे में सुना ही होगा कि इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बन चुकी है साउथ पोल पे मून के लैंड करने वाली। ठीक है, तो ये हमारा 3rd मिशन था। फर्स्ट चंद्रयान मतलब चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 2019 में और फाइनली चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, 2 डेट जरूर याद रखिएगा। लॉन्च डेट थी 14 जुलाई 2023 और लैंड करने की डेट क्या है? 23rd ऑफ अगस्त 2023। ये दोनों डेट्स एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास बात क्या थी चंद्रयान 3 की कि इसमें किसी भी तरह का ऑर्बिटर मौजूद नहीं था, सिर्फ इसमें लैंडर था और रोवर था। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, फिर और कुछ अगर बात करें चंद्रयान 3 की, इस मिशन का थीम क्या रखा गया था? इस मिशन का थीम था साइंस ऑफ द मून। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो रॉकेट यूज़ किया गया था चंद्रयान 3 मिशन के लिए वो है कौन सा है? LVM-3M4 रॉकेट। ठीक है, LVM क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4 रॉकेट। याद रखिएगा इसका नाम पर्टिकुलर क्या है? फैट बॉय। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। और प्रेजेंट में इसरो के चीफ कौन है? तो ये है मिस्टर S सोमनाथ। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है चंद्रयान 3 मिशन के, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये है P वीरा मुथुवेल। ठीक है, और इसी के साथ हम चौथी कंट्री बन गए हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड करवा दिया है मून पे। आपको बताना है कि रेस्ट 3 कंट्रीज कौन सी हैं, इतना तो आपको जरूर पता होगा आई एम श्योर। तो याद रखिएगा ऐसे ओवरऑल तो हम चौथी कंट्री हैं लेकिन साउथ पोल पे जाने वाले पहली कंट्री हैं। फाइन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए रिगार्डिंग चंद्रयान 3 जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब अपना सेशन हम क्विकली स्टार्ट करते हैं और पहले ही मैं आपको इस चीज़ का डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि अगर किसी को वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगती है या मेरा बोलने का तरीका आपको फास्ट लगता है, पढ़ाने का मेथड फास्ट लग रहा है, तो प्लीज़ आप YouTube का फीचर यूज़ करके इस वीडियो की प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हैं जहाँ पर आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास टाइम लिमिट है और मुझे इस टाइम लिमिट में ही सारे क्वेश्चन करवाने हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। India has settled its first ever crude oil payment to which country in local currency? भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है? तो बायलेटरल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए और जो हमारा US डॉलर के ऊपर रिलायंस है उसको कम करने के लिए पहली बार इंडिया ने सेटल किया है क्रूड ऑयल पेमेंट को लोकल करेंसी में। कौन सी कंट्री को? UAE को। ठीक है, और इस डील को फैसिलिटेट किया गया अंडर द लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम बिटवीन स्टेट ओन्ड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और ये जो डील है ये बेसिकली सेकेंड ट्रांजैक्शन है अंडर दिस सिस्टम। जो पहली डील हुई थी वो हुई थी जुलाई मंथ में इसी साल, जिसमें कि 25 kgs ऑफ गोल्ड का ट्रेड हुआ था। ठीक है, तो इंडिया ने पहली बार जो अपना क्रूड ऑयल पेमेंट है वो लोकल करेंसी में किस कंट्री को दिया है? तो आंसर है UAE। ठीक है,
यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे मैं साइड में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी बताते चलूंगी, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए लेक ओहरिड जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आप क्या बताएंगे? तो लेक ओहरिड एक लेक है जो कि नॉर्थ मैसेडोनिया के बॉर्डर पार्ट पे है और ईस्टर्न अल्बेनिया के। तो याद रखिएगा ये यूरोप की वन ऑफ द डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक्स है। तो साइंटिस्ट ने हाल ही में यहाँ पे रिवील किया है कुछ अर्ली यूरोपियन सेटलमेंट्स को, जो कि लगभग 8000 साल पुराने हैं, और ऐसा पाया गया कि ये जो होम्स हैं जो यहाँ पर बिल्ड हुए हैं ये ओल्डेस्ट लेक साइड सेटलमेंट है जो कि यूरोप में पाए गए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से लेक ओहरिड थोड़ा सा चर्चे में बनी हुई थी। याद रखिएगा लेक ओहरिड कहाँ पे है, यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रपोज्ड आउटले ऑफ द विश्वकर्मा योजना स्कीम विच वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड? हाल ही में घोषित विश्वकर्मा योजना का प्रस्तावित परिव्यय कितना है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है इस स्कीम को। इसके बेनिफिशियरीज कौन है? आर्टिजन्स के लिए लॉन्च की गई है। इसका एलोकेशन है 15,000 करोड़ रुपए का, और इसकी हेल्प से जो भी यूथ है उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट को और ज्यादा इन्हांस किया जाएगा। ठीक है, और इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा सितंबर मंथ में, कब? विश्वकर्मा जयंती के दिन, जो कि 17 सितंबर 2023 को है। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्वकर्मा योजना स्कीम के लिए प्रपोज्ड आउटले कितना तैयार किया गया है? 15,000 करोड़ रुपए का। फिर यहाँ पे एक वुमेन फ्रीडम फाइटर है जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनका नाम है मतन गिनी हाजरा। ये बेसिकली एक वुमेन फ्रीडम फाइटर है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से स्टेट की फ्रीडम फाइटर हैं। तो किस वजह से चर्चे में, सबसे पहले ये बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कुछ फ्रीडम फाइटर्स को, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट पे किया था ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, जिसमें स्पेशली मतन गिनी हाजरा आती हैं और सेकेंड है इसमें कनकलता बरुआ। ठीक है, तो कंट्री की फ्रीडम के लिए दोनों ही लेडीज ने अपनी अपनी जानें सैक्रिफाइस की थी, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है और इनका नाम हिस्ट्री में दर्ज है। तो मतन गिनी जो है ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी जी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। स्पेशली इन्होंने पार्टिसिपेट किया था साल्ट सत्याग्रह में। ठीक है, और मतन गनी हाजरा जो है 73 ईयर्स की थी जब ये विक्टिम हो गई थी ब्रिटिश बुलेट्स की। ठीक है, और कनकलता बरुआ तो सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी। फाइन, तो बस इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इनको हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ट्रिब्यूट पे किया है ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो ये क्वेश्चन आपसे साइड में पूछा जा सकता है कि मतन गिनी हाजरा कौन से स्टेट की फ्रीडम फाइटर थी, तो ये है वेस्ट बंगाल। करनैल सिंह इसरू, हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, वॉज सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम विच स्टेट? खबरों में नजर आने वाले करनैल सिंह इसरू किस राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता थे? ये क्वेश्चन भी इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने ट्रिब्यूट पे किया है लेट एक्टिविस्ट करनैल सिंह इसरू को, जो कि इसी दिन स्वर्गवासी हुए थे इन द ईयर ऑफ 1955 while participating in the Goa liberation movement for the state's accession to India। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1930 में इन द चैक विलेज जो कि अब पाकिस्तान में है, और इसरू ने पार्टिसिपेट किया था 1 मार्च में जो कि हुई थी फ्रॉम पुणे टू गोवा इन 1955। कब? जब स्टेट जो है वो पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। ठीक है, तो करनैल सिंह इसरू इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं पंजाब स्टेट से। फिर इसके अलावा हाल ही में एक और निधन हुआ है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो ये एक्चुअली सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं और साथ ही पद्म भूषण रेसिपिएंट भी हैं। तो ये सोशल वर्क के साथ एसोसिएटेड हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। तो ये फाउंडर थे सुलभ इंटरनेशनल के, जो कि एक इंडिया बेस्ड सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन को प्रमोट करता है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिफॉर्म के प्रति काम करता है थ्रू एजुकेशन। साथ ही याद रखिएगा जो सुलभ कॉम्प्लेक्स पब्लिक टॉयलेट सिस्टम आप देखते हैं इंडिया में, उसका सारा क्रेडिट जाता है बिंदेश्वर पाठक को। ठीक है, तो ये जो है सोशल वर्क से एसोसिएटेड है और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। दाना विलेज ऑल्सो नोन एज भगत विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? धन्ना गांव, जिसे भगत गांव के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? एक्चुअली इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया है कि वो एक 115 फीट लॉन्ग ब्रिज बनाएंगे दाना के ऊपर, जो कि लास्ट विलेज है एट द लाइन ऑफ कंट्रोल इन कुपवारा डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और इस ब्रिज का नाम इन्होंने रखा है भगत ब्रिज इन द मेमोरी ऑफ लेट मेजर भगत सिंह, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी इन द 1965 वॉर। ठीक है,
तो इसी वजह से दन्ना विलेज को पॉपुलरली भगत विलेज के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये कहाँ पे लाई करता है? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, आजकल एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा फुल टाइम चिल्ड्रन का। अगर आपको याद हो, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फुल टाइम चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री में अराइज हुआ है, तो याद रखिएगा चाइना में। क्या हो रहा है इसके अंदर में? जो भी वहाँ पे बच्चे हैं, मतलब जो इनकी यूथ है फ्रॉम 16 to 24 ईयर्स ऑफ एज, वो जो है क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए फुल टाइम काम करते हैं। मतलब जो भी घर के कामकाज हैं उनमें उनका हाथ बटाते हैं और बदले में उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको प्रॉपर फुल टाइम सैलरी देते हैं। तो इसी को कहते हैं फुल टाइम चिल्ड्रन। ओके, तो जो किड्स हैं वहाँ पे वो ऑन एन एवरेज 8,000 युआन पर मंथ कमा रहे हैं ऐसा करके, जो कि एक एवरेज सैलरी मानी जाती है चाइना कंट्री में। ठीक है, तो इसी वजह से फुल टाइम चिल्ड्रन एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो चुका है चाइना में। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट? निःशुल्क इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट अब अवेलेबल रहेगा गोवा में, यहाँ में रहने वाले कपल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पे? एट द गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और ये जो है सितंबर मंथ से इफेक्ट में आने वाला है। ठीक है, तो जो भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, साथ ही इंट्रा और ट्रेन इंसेमिनेशन सेंटर है, इसको लॉन्च किया गया था एट द सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक ऑफ दिस हॉस्पिटल। तो आपको याद रखना है, गोवा पहला स्टेट हो चुका है कंट्री का जो कि प्रोवाइड करेगा फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट। ओके, फिर इसके अलावा दो यहाँ पे डिजास्टर्स की बात करेंगे। फर्स्ट है हरिकेन डोरा एंड सेकेंड है ट्रॉपिकल स्टॉर्म ग्रेग। क्या बता सकते हैं कि इन्होंने किस रीजन को हिट किया है हाल फिलहाल? तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो ग्रेग है ये रीच हो चुका है हवाई में, जो कि है यूएस में। और हम पढ़ चुके हैं कि ऑलरेडी हवाई में वाइल्ड फायर की वजह से एक डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट उसका देखा गया था। ठीक है, तो हरिकेन डोरा की वजह से काफ़ी ज़्यादा गस्टी विंड्स यहाँ पे शुरू हो गई थी और जिसकी वजह से जो ये वाइल्ड फायर हवाई में लगी हुई थी ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। और इसी की वजह से जो डोरा है बाद में जाके टाइफून बन गया और ये जो है सेकेंड ट्रॉपिकल सिस्टम है ऑन रिकॉर्ड टू रिमेन एट हरिकेन स्ट्रेंथ अक्रॉस द ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा हरिकेन डोरा एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म ग्रेग ने हाल ही में हिट किया है हवाई आइलैंड्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एशियन कंट्री हैज अनाउंस्ड अ गोल्डन वीजा प्रोग्राम? किस एशियाई देश ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया जो है ये लॉन्च कर रहा है अपना खुद का गोल्डन वीजा प्रोग्राम। कब लॉन्च करेगा? बाय द एंड ऑफ 2023। और क्योंकि हम जानते हैं इंडोनेशिया एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो ये अपनी इमाइग्रेशन पॉलिसी को चेंज कर रहा है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके और कुछ इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरियल और बिजनेस टैलेंट को अट्रैक्ट किया जा सके कंट्री के अंदर। ठीक है, तो इनिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक जो नया रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट वीज़ा है उसको अब अवेलेबल किया जाएगा बाय जून 2023। और लास्ट ईयर कंट्री ने अनाउंस किया था एक नया सेकेंड होम वीज़ा अगले 5 या फिर 10 साल के लिए। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम हाल ही में अनाउंस किया है इंडोनेशिया कंट्री ने। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अबुआ आवास योजना टू बिल्ड होम्स फॉर द नीडी? किस राज्य ने जरूरतमंदों के लिए घर बनाने के लिए अबुआ आवास योजना की पहल की है? तो ये स्टेट है झारखंड और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। इन्होंने लॉन्च किया है 15,000 करोड़ रुपए का दे अबुआ आवास योजना। कब लॉन्च किया? ऑन द ओकेजन ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे, ताकि घर बनवाए जा सके जरूरतमंदों के लिए अगले 2 सालों के अंदर अंदर। ओके, इसके अलावा हमने देखा था कि मुख्यमंत्री सारथी योजना भी यहाँ पे स्टार्ट की जा चुकी है जिसमें कि स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है स्टेट के यूथ को। साथ ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना भी इंप्लीमेंट हो चुकी है जिसमें लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे सब्सिडाइज्ड रेट्स पे किनको? ट्राइबल, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी एंड डिफरेंटली एबल्ड यूथ को, जो कि स्टेट में है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये डिफरेंट स्कीम्स हैं जो कि झारखंड स्टेट को बिलोंग करती हैं। ओके, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि रामगढ़ डैम जो आजकल चर्चे में है ये कहाँ पे स्थित है, कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? सबसे पहले ये है राजस्थान में और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये जो रामगढ़ डैम है इसमें वाटर फिल किया जाएगा। कहाँ का? इसारदा डैम का, अंडर द ईस्ट राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। इसमें क्या हो रहा है?
53 डैम्स ऐसे हैं दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवार डिस्ट्रिक्ट के, जिनको कि इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट किया जाएगा वाटर को आसानी से प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो रामगढ़ डैम कहाँ पे है? आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द सी कैट 2023 डिफेंस एक्सरसाइज? सी कैट 2023 रक्षा अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो सी कैट एक मल्टीलेटरल मल्टी प्लेटफॉर्म एक्सरसाइज है जिसमें कि अशोर और एट सी ट्रेनिंग एवेल्युएशंस होती हैं, जिसमें एम्फेसिस होता है रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट टू इनहैंस कोऑपरेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को प्रमोट करने के लिए। कहाँ पे? इन द इंडो पैसिफिक। ओके, आपको याद रखना है कि इंडिया की तरफ से INS कुलिश, जो कि एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है, अंडमान एंड निकोबार कमांड की एट पोर्ट ब्लेयर, इसने विजिट किया सिंगापुर कंट्री को टू टेक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज। ओके, तो यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी है। कौन सी कंट्री होस्ट है इस एक्सरसाइज के लिए? तो आंसर है सिंगापुर, और इंडिया की तरफ से INS कुलिश गई थी इसमें हिस्सा लेने। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि एरेंडल क्या चीज़ है तो आप क्या बताएंगे? ये एक्चुअली स्पेस करंट अफेयर्स है। एरेंडल एक तरह का स्टार है और मार्च 2022 में एस्ट्रोनॉमर्स ने अनाउंस किया था कि हमारे अर्थ से फार्देस्ट नोन स्टार अब डिस्कवर हो चुका है और ये है एरेंडल। ठीक है, एरेंडल सबसे दूर मौजूद तारा है अर्थ से और इसको डिस्कवर किया था हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। तो इन्होंने इसका नाम एरेंडल रख दिया था, लेकिन अब जेम्स वेब स्पेस के टेलीस्कोप ने ये बताया है या फिर ये रिवील किया है कि ये एक तरह का हाइड्रोजन बर्निंग स्टार है, और अगर हम इसको सन के साथ कंपेयर करें तो सन से भी दुगनी हीट इसकी है और मिलियन टाइम्स ये मोर ल्यूमिनस है दैन सन। ठीक है, तो इसी डिस्कवरी की वजह से एरेंडल आजकल चर्चे में है। ये क्या चीज़ है? तो याद रखिएगा स्टार। ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, लाइक एक्सोप्लैनेट, डायनासोर स्पेशीज, वैक्सीन या फिर कुछ और, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, बस याद रखिएगा कि ये स्टार है। फिर इसके अलावा इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का नाम क्या रखा गया है? आपको ये बताना है। तो इसका नाम है प्रबल, और ये इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया एट द स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री। इसको मैन्युफैक्चर किया है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, इस रिवॉल्वर की रेंज है लगभग 50 मीटर, जो कि डबल है दैन द रेंज ऑफ अदर रिवॉल्वर्स इन द मार्केट, और ये पहली बार हो रहा है कंट्री में कि ऐसी रिवॉल्वर लॉन्च की गई है जिसमें साइड विंग सिलेंडर मौजूद है, जिससे कि जो ट्रिगर पुल होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सके। ओके, तो इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है प्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति स्वामी हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? खबरों में नजर आई अदिति स्वामी कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये जो है एक्चुअली फर्स्ट इंडियन हो चुकी हैं जिन्होंने इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल क्लिंच किया है एट द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स, और 2 महीनों पहले इन्होंने जूनियर वर्ल्ड टाइटल भी जीता था अगर आपको याद हो, और अब ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं इन द समिट क्लैश ऑफ कंपाउंड वुमेन्स इवेंट इन बर्लिन। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि इंडिया के जो ओजस देवताले हैं इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग द न्यू वर्ल्ड चैंपियन इन द मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट। ओके, तो अदिति स्वामी एक्चुअली आर्चरी से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द यूथ 20 मतलब Y20 समिट? Y20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत Y20 इंडिया एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग हाल ही में सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुकी है वाराणसी में, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने ऑर्गेनाइज किया था इस समिट को, जिसमें कि Y20 कम्युनिक जो है वो डिस्कस हुआ था और नेगोशिएट हो चुका है, और अब फाइनली इसको सक्सेसफुली साइन किया गया विद यूनानिमस कंसेंट। ओके, तो Y20 समिट के लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? तो ये है वाराणसी। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका एम क्या है? अफोर्डेबल हाउसेस को बिल्ड करना अर्बन इंडिया में, और प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में कुछ और स्कीम्स को अनाउंस किया है ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे फॉर द अर्बन मिडिल क्लास, जिसका एम था जो प्रोसेस है अपना खुद का घर अक्वायर और कंस्ट्रक्ट करने का उसको इजी बनाया जा सके। ओके, तो इसी वजह से याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम लॉन्च टू ऑगमेंट सिटी बस ऑपरेशन बाय 10,000 ई बसेस ऑन PPP मॉडल?
पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? एक्चुअली कैबिनेट ने हाल ही में एक बस स्कीम अप्रूव की है जिसका नाम है पीएम ई बस सेवा, और इसमें जो है 10,000 ई बसेस को इंक्लूड किया जाएगा ऑन पीपीपी मॉडल। तो इसमें खर्चा कितना आएगा? लगभग 57,613 करोड़ रुपीस का, जिसमें से 20,000 रुपए जो है वो सेंटर प्रोवाइड करेगी। और इस स्कीम की हेल्प से बस ऑपरेशंस को सपोर्ट किया जाएगा अगले 10 सालों के लिए। इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी उन सिटीज को जिनके पास अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस स्कीम का पर्टिकुलर नाम क्या है? आंसर है पीएम ई बस सेवा। फिर इसके अलावा जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक्सपेंशन की बात हो रही है, इसके लिए कितना आउटले तैयार किया गया है? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बेसिकली तो लॉन्च किया गया था जुलाई में 2015 के। किस लिए लॉन्च किया गया था? जो डिजिटल डिलीवरी है सर्विसेज की हमारे सिटीजन्स को, वो इनेबल हो सके, और इसके लिए टोटल आउटले रखा गया है अब 14,903 करोड़ रुपए। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए, जिसमें फर्दर 6.25 लाख आईटी प्रोफेशनल्स को रीस्किल और अपस्किल करवाया जाएगा अंडर द फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोग्राम। साथ ही 2.65 लाख पर्सन्स को ट्रेन किया जाएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड में अंडर द आईटी सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस फेज प्रोग्राम। और इसके अलावा 540 एडिशनल सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी अंडर द वुमंग एप्लीकेशन या फिर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो टोटल आउटले कितना है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक्सपेंशन के लिए? तो आंसर है 14,903 करोड़ रुपीस। Which country is the host of International Conference on Preserving Information Integrity and Public Trust in Elections? चुनावों में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास का संरक्षण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? मिस्टर अरुण गोयल। इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कि फोकस किया गया ऑन प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट इन इलेक्शन। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई ब्राजील में और इसको को होस्ट किया है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम और ट्राइब्यूनल सुपीरियर इलेक्टोरल ब्राजील ने। ठीक है, तो कौन सी कंट्री होस्ट था इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? ये कंट्री है ब्राजील। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने हाल ही में एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन किया है ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ। ठीक है, एम क्या है? रेसिप्रोकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना टू द accredited and trusted exporters of both the signatories in the clearance of goods by the custom authorities of the importing country। सिंपली आप याद रखिएगा कि सीबीआईसी ने हाल ही में ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट साइन किया है ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट? G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने इनॉग्रेट किया G20 के डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट को बेंगलुरु सिटी में। और एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, ये जो G20 का डिजिटल इनोवेशन अलायंस इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के स्टार्टअप हब। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी सिटी होस्ट थी G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट के लिए? तो ये सिटी है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये जो नया स्ट्रीट सर्किट है जिसमें कि नाइट रेसेस होंगी, इसको लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में, इसके चेन्नई शहर में। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी है रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, साथ ही ये जो प्राइवेट लिमिटेड है ये प्रमोटर है इंडियन रेसिंग लीग और F4 इंडियन चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, तो इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है तमिलनाडु स्टेट के द्वारा। तमिलनाडु एक वजह से और न्यूज़ में है आजकल, तो यहाँ पे कंट्री का पहला कॉमन टेस्टिंग सेंटर फॉर अनमैन्ड एरियल सिस्टम वो जो है स्टैब्लिश किया जाएगा तमिलनाडु के अंदर ही, और इसकी लागत होगी 45 करोड़ रुपीज़। फाइन, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये नोडल एजेंसी रहेगी इस तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इसका मेन पर्पस है एक तरह का इकोसिस्टम प्रोवाइड करना फॉर द एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री। तो इंडिया का पहला कॉमन टेस्टिंग सेंटर फॉर अनमैन्ड एरियल सिस्टम इस्टेब्लिश हो रहा है तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट है,
विच कंट्रीज इंडिपेंडेंस डे इज ऑल्सो कॉल्ड एज तुजु बिलासन? किस देश के स्वतंत्रता दिवस को तुजु बिलासन भी कहा जाता है? तो ये है इंडोनेशिया। और किस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे है, किस वजह से ये टर्म चर्चे में आया था? क्योंकि गूगल डूडल ने सेलिब्रेट किया इंडोनेशिया की 78th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी को, और इसी को हम कहते हैं तुजु बिलासन, जिसमें कि इन्होंने स्पेशल इलस्ट्रेशन क्रिएट करवाया था बाय आर्टिस्ट डियाला महारानी। ठीक है, तो इंडोनेशिया कंट्री जो है वो ऑफिशियली इंडिपेंडेंट हो गई थी फ्रॉम डच रूल 1945 में, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो कौन सी कंट्री की इंडिपेंडेंस डे को ये बोला जाता है? तो ये कंट्री है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज लॉन्च द अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम? अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है राजस्थान स्टेट ने। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। इन्होंने हाल ही में लॉन्च करी है अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम को, जिसका एम है फूड पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना टू मोर देन 10.4 मिलियन फैमिलीज फ्री में, मतलब बिना किसी कॉस्ट के एवरी मंथ। और ये पार्ट है इनके इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज का, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था अपने बजट में, जिसमें डिसाइड हुआ था कि पब्लिक को कुछ रिलीफ दिया जाएगा इन्फ्लेशन से। ठीक है, तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम जारी करी है राजस्थान स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम हु पास्ड अवे रिसेंटली? डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये एक्चुअली फॉर्मर DRDO डायरेक्टर जनरल हैं, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है USA में एट द एज ऑफ 87 ईयर्स। ये DRDO के हेड थे, साथ ही साइंटिफिक एडवाइजर थे डिफेंस मिनिस्ट्री में फ्रॉम 1982 टू 1992, और 2015 में जाके इनको कन्फर किया गया था विथ DRDO के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए टू द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका हाल ही में 87 ईयर्स पे निधन हो चुका है, और ये फॉर्मर DRDO डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड अ लॉ विच परमिट्स परचेज एंड पोजीशन ऑफ कैनबिस फॉर रिक्रिएशनल यूज? किस देश ने उस कानून को मंजूरी दे दी है जो मनोरंजक उपयोग के लिए भांग की खरीद और कब्जे की अनुमति देता है? तो जर्मनी गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है एक ड्राफ्ट लॉ, जिसमें कि इंडिविजुअल्स को ये परमिट किया जाएगा कि वो परचेज और पजेस कर सकते हैं भांग को अपने रिक्रिएशनल यूज के लिए। और इस ड्राफ्ट लॉ के तहत जो एडल्ट्स हैं उनके पास अप टू 25 ग्राम्स ऑफ कैनबिस हो सकता है, और वो सिर्फ 3 प्लांट्स लगा सकते हैं इसके फॉर पर्सनल यूज। ओके, फर्दर इसमें यह भी बताया गया है कि लोगों को अलाउ किया जा रहा है कि वो नॉन प्रॉफिट कैनबिस क्लब्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम 500 मेंबर्स एक टाइम पे हो सकते हैं, जहां पे ड्रग को लीगली कल्टीवेट और परचेज किया जाता है। फाइन, तो ये कंट्री है जर्मनी। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन? किस संस्था ने फ्लड वॉच मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये है सेंट्रल वाटर कमीशन। इन्होंने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका एम है मोबाइल फोन्स का यूज करके इंफॉर्मेशन को पब्लिक तौर पे फैला देना रिलेटेड टू फ्लड सिचुएशन, और फ्लड के आने के 7 दिन पहले से वार्निंग या फिर अलर्ट जारी कर देना। ठीक है, इस एप्लीकेशन में रीडेबल ऑडियो ब्रॉडकास्ट मौजूद होंगे, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। की फीचर्स इस एप्लीकेशन के हैं, फॉर एग्जांपल रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग, जहां पे यूजर्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि क्या फ्लड सिचुएशन है कंट्री के अंदर। ओके, तो फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने। और लास्ट क्वेश्चन है अब, विच बैंक इज सेट टू प्रोवाइड लोन्स वाया RBI's पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म? कौन सा बैंक RBI के पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण प्रदान करेगा? तो ये है एक्सिस बैंक। इन्होंने अनाउंस किया है 2 तरह के लेंडिंग प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन टू स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स, जिनको की प्रोसेस किया जाएगा थ्रू पायलट फॉर पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म, और इसको अनाउंस किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ताकि जो क्विक अप्रेजल और डिस्बर्सल है क्रेडिट का वो फैसिलिटेट हो सके। और ये जो 2 प्रोडक्ट्स जो एक्सिस बैंक ने अनाउंस किए हैं, इनका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर्ड MSME लोन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपको सेशन में मज़ा आया होगा, और जितना भी आपका लॉस हुआ था यहाँ पर अबाउट
90% तक कवर कर चुके हैं हम। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मिस आउट होंगे वो ट्रस्ट मी सैटरडे तक हर हाल में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जितने क्वेश्चंस आज हमने पढ़े हैं इनको ध्यान से अपने माइंड में बैठाइए और इनके नोट्स बना के रखिए। बहुत ही जल्द, बस विद इन 1 आवर और 2 आवर आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी 25 अगस्त की। तो उसके लिए चैनल को विजिट करते रहिए और प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। चलिए बाकी क्विज पे चलेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब आपकी टर्न है इनका आंसर लिखने की। यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से सारे क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Satsana signing off.